बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 6 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे विच इज रेस्पिरेशन। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपरली हमने फोटोसिंथेसिस के जरिए लाइट एंड डार्क रिएक्शंस की स्टडी की थी, ठीक है, जिसमें हमने लाइट रिएक्शन में जी स्क्यू स्ट्रक्चर पढ़ा था और जो डार्क रिएक्शन की डिस्कशन थी उसके लिए हमने केल्विन साइकिल की डिस्कशन की थी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम रेस्पिरेशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी हमारा जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस था प्लांट्स तक का वो कंप्लीट हो चुका है। अब क्योंकि हमें अकॉर्डिंग टू एएलपी चलना है अपने सिलेबस में, तो इसी वजह से आज एएलपी के अकॉर्डिंग जो हमारा टॉपिक बनता है वो रेस्पिरेशन का है। तो आइए जरा रेस्पिरेशन की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंपल मीनिंग क्या है रेस्पिरेशन का, आपको इसका भी पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? सांस लेने का अमल, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप रेस्पायर कर सकते हैं, यानी सांस ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस एक स्पेसिफिक वे के जरिए होगा और उसी वे की डिस्कशन हमने करनी है। तो आइए एक सिंपल सी डेफिनेशन लेते हैं और इसको समझते हैं कि रेस्पिरेशन एक कैसा प्रोसेस है। देखिए, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसमें आपका जो फूड होगा, फूड मीन्स आपका जो फूड स्टफ है, और याद रखिएगा रेस्पिरेशन में जो हमारा मेन फूड स्टफ होता है वो एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज होता है, ठीक है। क्या होता है? ग्लूकोज। तो जो हमारे पास ग्लूकोज है उस ग्लूकोज के हमने CH बॉन्ड की ब्रेकेज देखनी है। CH बॉन्ड यानी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस में जो हमारा फूड स्टफ है यानी ग्लूकोज, उसके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है, और उनको तोड़ने के लिए, उनको स्प्लिट करने के लिए एक्चुअल में क्या चीज मौजूद होगी? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अक्सर में हमारे पास एक इन्वायरमेंटल गैस होगी जो बाहर इन्वायरमेंट से एंटर होगी हमारी बॉडी में, और आकर हमारा जो फूड है ग्लूकोज का, उसके कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को क्या कर देगी? स्प्लिट। अब जैसे ही देखिए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्प्लिट होंगे तो बॉन्ड, एक केमिकल बॉन्ड जब भी टूटता है तो केमिकल बॉन्ड टूटने की वजह से हमेशा याद रखिए क्या चीज रिलीज होती है? एनर्जी। क्या रिलीज होती है? एनर्जी। और स्टूडेंट्स, हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग ये वही एनर्जी रिलीज हो रही है जिसको हम ट्रांसफॉर्म करवा सकते हैं, मतलब इसको हम कन्वर्ट करवा सकते हैं इस एनर्जी को एटीपी बनाने के लिए, एटीपी बनाने के लिए, ठीक है। यानी आप यूं समझिए कि बॉडी में एडीपी था यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। आपने ओट स्टफ लिया यानी ग्लूकोज, ग्लूकोज जब गया तो उसके साथ ऑक्सीजन गई इन्वायरमेंटल, जिसने उस ग्लूकोज को स्प्लिट किया, ग्लूकोज को। तो जैसे ही ग्लूकोज स्प्लिट हुआ, ग्लूकोज में ऑक्सीजन की वजह से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स स्प्लिट हुए तो एनर्जी रिलीज हुई, और वो ही एनर्जी जाके एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को मिली, और वो एनर्जी मिलने के बाद वो एडीपी कन्वर्ट हो गया एटीपी। अब कितनी एनर्जी चाहिए स्टूडेंट्स? तो वो हमने पढ़ा था कि जब एक फॉस्फेट टूटता है उसका केमिकल बॉन्ड तो 7.3
किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होती है। इसी तरह जब एक बॉन्ड जुड़ेगा तो नियरली 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो दोबारा स्टोर हो जाएगी एडीपी में और क्या बन जाएगा एटीपी। ठीक हो गया जी। तो ये स्टूडेंट असल में आपके पास ह्यूमन में रेस्पिरेशन ऐसे होगी, लेकिन इसको मजीद थोड़ा सा कन्वीनियंट कर लेते हैं, मजीद थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसका तरीकाकार क्या, देखिए जैसे आप घरों में डोमेस्टिक पर्पस के लिए घर पे नेचुरल गैस यूज करते हैं। नेचुरल गैस क्या होता है स्टूडेंट, जिसको आप अपने पास राइट कर लीजिए। नेचुरल गैस को मीथेन कहते हैं। क्या कहते हैं, मीथेन। और मैं आपके सामने मीथेन का फॉर्मूला भी राइट कर देता हूं, ठीक है। CH4 ये एक्चुअल में मीथेन है। क्या है, मीथेन। तो बुक में उन्होंने इस तरह राइट किया हुआ है कि देखिए जिस तरह आपकी कार्स को चलने के लिए पेट्रोल की जरूरत है जो कि फ्यूल है, ठीक है, इसी तरह घरों में जिस तरह डोमेस्टिक पर्पस में नेचुरल गैस यूज हो रही है, ये भी एक फ्यूल की टाइप है। इसी तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर भी फ्यूल की एक टाइप है जिसका नाम ग्लूकोज है। अब अगर गाड़ी को चलाना है तो उसमें पेट्रोल डालना जरूरी है। अगर आपने घर में खाना बनाना है तो उसके लिए चूल्हे को जलाना जरूरी है, स्टोव को। इसी तरह अगर आपने अपनी बॉडी की मशीनरी को चलाना है तो इसमें ग्लूकोज का होना जरूरी है। लेकिन सिर्फ यहां तक बात खत्म नहीं होती, ठीक है। उसके साथ साथ यानी इन फ्यूल्स के साथ साथ इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन का होना भी जरूरी है, क्योंकि ये ऑक्सीजन ही है जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट करवाएगी, या अब यूं कह लीजिए कि रेस्पिरेशन करवाएगी। क्योंकि अगर हमने रेस्पिरेशन का मीनिंग ये लिखा है कि सांस लेने का अमल, तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। तो पहले मैं वो एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं जो बुक में तो नहीं राइट की गई, लेकिन आम रूटीन लाइफ में वो हम हर रोज अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो एग्जांपल जरा जल्दी समझ आ जाएगी। देखिए ये मैंने भी आपको स्टूडेंट्स क्या बताया कि क्या चीज है, मीथेन, यानी इट इज अ नेचुरल गैस जो हम घरों में यूज करते हैं। अब होता क्या है, जैसे ही हम स्टोव यानी चूल्हा जलाते हैं तो नेचुरल गैस बाहर निकलती है और बाहर इन्वायरमेंट में उसे क्या नजर आती है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन उस मीथेन के साथ ऐड हो जाती है, ठीक है। इसलिए मैंने बीच में सम का जो साइन है वो ऐड किया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो तीली होती है हम वो लगाते हैं, यानी आग लगाते हैं, यानी हम एरो लगा लेंगे और क्या लिखेंगे, बर्निंग। ठीक हो गया जी। स्टूडेंट्स याद रखिए जब भी कार्बन के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखा जाए तो यहां तक तो रिएक्शन एक हिसाब से कंप्लीट है, क्योंकि एक कार्बन था, दो ऑक्सीजन थे, कार्बन डाइऑक्साइड बन गए। अब पीछे क्या बचा, देखिए पीछे जो चीज बची वो एक्चुअल में 4 हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन आपको पता है गैसियस फॉर्म में होता है और वो डायटोमिक होता है, ठीक है। अब अगर H2 कर दिया तो टोटल 4 थे, तो इसको 4 करने के लिए इसके पीछे 2 लगाना पड़ेगा। अब आप देख रहे हैं कि 2 गैसेस बन रही हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक हाइड्रोजन। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पे हाइड्रोजन गैस बन नहीं सकती, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है अगर उसका रिएक्शन कर दिया जाए बर्निंग के साथ, यानी जहां पर हीट होती है, हीट का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है हाइड्रोजन गैस पे। इसलिए यहां पे एक्चुअली क्योंकि इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल है, तो पहले एक मॉलिक्यूल था, अब हमने 2 मॉलिक्यूल कर लिए ऑक्सीजन के। 2 मॉलिक्यूल होने की वजह से 2 एटम्स तो पहले जा चुके थे, अब कितने बचे, 2। तो वो अकेला हम O यहां पे लिख देंगे, जिस वजह से ये 2O बन जाएगा, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स। और देखिए इस सारे प्रोसेस में एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में हुआ ये कि ऑक्सीजन आई, उसने आके कार्बन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड्स थे, क्या थे, बॉन्ड्स, इन बॉन्ड्स को स्प्लिट किया यानी तोड़ा। और स्प्लिट करने पे जाहिर सी बात है क्या रिलीज होगी, एनर्जी। क्या रिलीज होगी, एनर्जी। लेकिन घरों में जब हम ये काम कर रहे होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड धुआं, स्मोक बनता है, वाटर बनता है, लेकिन वाटर हमें इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि स्टूडेंट्स वो इवेपोरेट हो जाता है
क्योंकि वहां पे आपको नजर आ रहा है कि बर्निंग का प्रोसेस है, यानी हीट होती है, और साथ ही साथ क्या चीज बनती है, एनर्जी। ठीक है, अब वो एनर्जी जो है वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है। वो आप देखिए लाइट एनर्जी हो सकती है, वो हीट एनर्जी हो सकती है, एटसेट्रा। ठीक है, ये जो स्टूडेंट सभी रिएक्शन की हमने डिस्कशन की, इसमें सिर्फ आप कह लीजिए नंबर ऑफ कार्बन्स कम थे। हाउ मच नंबर ऑफ कार्बन्स? ओनली 1। आप देख सकते हैं कार्बन के साथ 1 है। लेकिन ग्लूकोज में क्या होता है, ग्लूकोज में कार्बन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, C1 नहीं होता, C6 होता है। अब आपको कुछ बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? तो आप ये देखिए कि जिस तरह आपके घरों में डोमेस्टिक लेवल पे आप जो चूल्हे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको स्टोव भी कहते हैं, ठीक है, तो वो चूल्हों के ऊपर जो प्रोसेस हो रहा है बर्निंग का, वो ये है। और यही प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर भी हो रहा है, बस ये है कि एनर्जी डिफरेंट टाइप की बनती है। ठीक है जी, तो यही बात ऊपर हमने डिस्कस की कि इस मर्तबा हमारे पास मीथेन गैस नहीं होगी बल्कि फूड होगा, और फूड में भी क्या, ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज में कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड पड़े होंगे। ऑक्सीजन आएगी इन्वायरमेंटल, उन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगी, स्प्लिट करेगी, और क्या चीज रिलीज होगी, एनर्जी। और वो जो एनर्जी बनेगी एक्चुअल में वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी एटीपी, यानी एटीपी बनाने लग जाएगी। अब यहां पे जो चीज मिसिंग है वो आपको नजर आ रही होगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो आप देखते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को इनसाइड करते हैं, तो उसके ऑपोजिट कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो इस प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी उसको हम रेड आउट कर देंगे, यानी बाहर निकाल देंगे। और वाटर जो है वो हमारी बॉडी में डिफरेंट वे से वर्क कर सकता है। वाटर की जरूरत है तो स्टोर हो जाएगा, नहीं जरूरत तो स्वेटिंग के प्रोसेस के थ्रू, यानी पसीने के जरिए निकल जाएगा, नहीं तो हमारी किडनीज के थ्रू एक यूरिन बन के निकल जाएगा। यानी वाटर को जाने के लिए डिफरेंट पाथ पता है, ठीक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स से निकल जाएगी जब हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। तो ये स्टूडेंट एक ब्रीफ सा कह लीजिए एक्सप्लेनेशन है अकॉर्डिंग टू रेस्पिरेशन। और एक एडिशनल बात इसमें करना चाहूंगा, फिर बात कंप्लीट हो जाएगी। वो एडिशनल बात कुछ इस तरह की है स्टूडेंट्स कि उसके लिए आपको अपने चैप्टर नंबर 4 पे जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहां पर राइट कर रहा हूं। चैप्टर नंबर 4 में आपने दी सेल पढ़ा था, उसमें एक कह लीजिए एक टॉपिक था साइटोप्लाज्म। उस साइटोप्लाज्म के अंदर स्टूडेंट्स आपने एक एग्जांपल पढ़ी थी, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, क्या एग्जांपल थी, ग्लाइकोलाइसिस। और वहां पे हमने पढ़ा था कि ग्लाइकोलाइसिस मींस, ग्लाइको मींस ग्लूकोज, ग्लाइको मींस ग्लूकोज, और लाइसिस मींस ब्रेक डाउन, यानी ग्लूकोज का टूटना, इट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। तो स्टूडेंट जो ग्लाइकोलाइसिस है ये एक्चुअल में कहां पर अकर होती है, साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म कहां पे होता है, सेल के इनसाइड। यानी हम ये कह सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो साइटोप्लाज्म यानी सेल के अंदर ये काम हो रहा है। सेल के अंदर ग्लूकोज जाएगा, वहां पे उसने टूटना है, तो ऑक्सीजन जो है वो सेल के इनसाइड जाएगी, जाकर उस ग्लूकोज को तोड़ेगी। तो क्योंकि ये काम सेल के अंदर हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। इट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है भैया जी। तो ये स्टूडेंट्स अभी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन थी रेस्पिरेशन की। तो आइए जरा रीडिंग की तरफ मूव करते हैं जी। इसके लिए आप पेज नंबर 130 पे आ जाइए। रेस्पिरेशन, when we burn a fuel it utilizes oxygen and yields energy in the form of light, heat, etc. ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात। आगे कहते हैं जी कि इन दिस बर्निंग प्रोसेस होता क्या है कि ऑक्सीजन इज यूज्ड, ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है टू ब्रेक द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ा जा सके प्रेजेंट इन फ्यूल मॉलिक्यूल, जो कि फ्यूल के मॉलिक्यूल में अवेलेबल है। देखिए यहां पर फ्यूल का मतलब कोई भी ऐसा सिंपल या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का होना जरूरी है।
ठीक है, जैसे मैंने एक सिंपल एग्जांपल ली मीथेन की, तो CH4 में आप देख सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन है। ठीक है, इन दिस वे ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज ऑक्सीजन फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ CH bonds present in the food in their cells। इसी तरह ऑर्गेनिज्म भी काम करते हैं कि अपने सेल के अंदर फूड जो होता है उनका, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद हैं, उनको तोड़ने के लिए उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है जी, और वो ऑक्सीजन ही यूटिलाइज होता है, इस्तेमाल होता है, और वो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड टूटते हैं। दिस ब्रेकडाउन यील्ड्स एनर्जी विच इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ATP। और जैसे ही टूटते हैं तो उसकी जो यील्ड्स बनती हैं यानी प्रोडक्ट्स बनती हैं, उसमें एनर्जी भी बनती है जो कि इंपॉर्टेंट चीज है, और वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है इनटू ATP। अब आगे कहते हैं जी, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो टूट रहे हैं, ब्रोकन डाउन हो रहे हैं, एक्चुअली वो किस कॉन्सेप्ट के थ्रू टूटेंगे वो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, रेडॉक्स रिएक्शन। तो आगे उन्होंने यही लिखा हुआ है स्टूडेंट्स के ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, या आप इन्हें रेडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं, आर सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर आल्सो प्रोड्यूस्ड, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी जनरेट होंगे। अब देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने जब मीथेन का रिएक्शन किया, ऑक्सीजन ली, बर्निंग की, तो वो ही बात है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा है और वाटर भी बन रहा है। ठीक है, बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि ये ऑर्गेनिज्म के अंदर अभी हम बात नहीं कर रहे, ये हम अपनी रूटीन लाइफ में जो एक प्रोसेस है बर्निंग का, उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन सेम यही प्रोसेस जो है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर भी हर सेल के अंदर होता है। ठीक है, बस वहां पे हम बर्निंग का वर्ड जो है वो ऐड नहीं करेंगे। बर्निंग की जगह ह्यूमन बॉडी का एक अपना टेम्परेचर होता है, इट इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है जी, आगे स्टूडेंट्स देखिए कि द सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। यानी अगर सेलुलर रेस्पिरेशन की बात की जाए तो वो तब होगी जब सेलुलर एनर्जी यील्डिंग होगी। जी, यहां तक होपफुली स्टूडेंट्स कन्वीनियंट था, आपको समझ आया है। अब आगे टाइप्स की तरफ चलते हैं रेस्पिरेशन की। तो देखिए, रेस्पिरेशन आगे फर्दर क्लासिफाइड है दो टाइप्स में। फर्स्ट इज एरोबिक एंड सेकंड इज एनएरोबिक, और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बट इट इज सो कन्वीनियंट, इतना इजी है इसको समझना कि अगर आपको अभी तक की बात समझ आ गई है तो इनको समझना, रेस्पिरेशन की टाइप्स को, ये कन्वीनियंट है। तो पहले बात स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स एरोबिक रेस्पिरेशन की। ठीक है, पहले बल्कि मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूं कि एरोबिक और एनएरोबिक का मतलब क्या है, यानी इनमें डिफरेंस क्या है। सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, बात कुछ इस तरह की है कि ऐसी रेस्पिरेशन का प्रोसेस जिसमें कंप्लीटली ऑक्सीजन यूटिलाइज होगा या ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। और ऐसी रेस्पिरेशन का प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होगा, जिसमें प्रॉपरली ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा, या जिसमें इनकम्प्लीट रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं, उसको हम नाम देते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। डिफरेंस के लिए मैंने डेफिनेशन भी हाईलाइट की थी कि सेलुलर रेस्पिरेशन इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऐसी सेलुलर रेस्पिरेशन जो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगी तब जब ऑक्सीजन जो है वो क्या होगी, प्रेजेंट होगी। जबकि एनारोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन वो होगी जिसमें ऑक्सीजन क्या होगी, एब्सेंट होगी, यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी। ठीक है जी, अब एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, एरोबिक रेस्पिरेशन का फर्स्ट, एक्चुअल में एरोबिक रेस्पिरेशन को और एनारोबिक को मैं पहले बता दूं, दो फेजेस में डिवाइड किया गया, लेकिन दोनों का जो फर्स्ट फेज है वो सेम है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले एरोबिक से कि जी 2 फेजेस हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के। पहला फेज क्या होगा कि जी आपके पास ग्लूकोज मौजूद होगा, क्या मौजूद होगा, ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज टूटेगा, स्प्लिट होगा और 2 बना देगा पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल्स। अब सवाल यह है कि ये पायरोविक एसिड क्या है,
तो ये मैं नीचे रिएक्शन राइट कर रहा हूं, इसे देखिए। देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। कुछ एंजाइम्स हैं जो कि हमारे सिलेबस में नहीं आए, इसलिए हम उन्हें रीड भी नहीं कर रहे। वो इस ग्लूकोज को सेपरेट करते हैं दो पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल्स में। पायरोविक एसिड क्या है कि जी ग्लूकोज का जो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये जो लिखा हुआ है, इसको आप दो जगह सेपरेट कर दें। कैसे? अगर कार्बन 6 है तो आप कार्बन 3 एक जगह लिख लीजिए, कार्बन 3 एक जगह लिख लीजिए। हाइड्रोजन 12 है, हाइड्रोजन 6 एक जगह लिख लीजिए, हाइड्रोजन 6 एक जगह लिख लीजिए। ऑक्सीजन 6 है, आप ऑक्सीजन 3 एक जगह लिख लीजिए और ऑक्सीजन 3 एक जगह, और बीच में प्लस का साइन डाल दीजिए। अब देखिए ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब टूटा तो एक ये आपके पास पायरोविक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और एक ये आपके पास पायरोविक एसिड है। तो अब आप देख सकते हैं दोनों को ऐड अप करें तो आपके पास एक ग्लूकोज के सेपरेट होने से दो पायरोविक एसिड्स बन जाएंगे। ठीक हो गया जी। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अब ये होगा कि जो आपके पास पायरोविक एसिड है, जो आपके पास पायरोविक एसिड है उसकी ऑक्सीडाइज्ड होगा। वो ऑक्सीडाइज्ड का मतलब कि यहां पे उसकी ऑक्सीडेशन होने जा रही है, ठीक है, विच इज द पार्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जहां पर ऑक्सीडेशन होती है वहां पर रिडक्शन भी होती है, ये भी मैंने आपको बताया था, लेकिन यहां पे हम सिर्फ ऑक्सीडेशन की ही बात करेंगे। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स कि आपके जो पायरोविक एसिड बन चुके हैं इनको स्टेप्स में लाना जरूरी है बताने के लिए, नहीं तो जो एक्चुअल में रिएक्शन बुक पे है वो ये है कि जी ये आपके पास ग्लूकोज है और ऑक्सीडाइज्ड हुआ ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आए। ठीक है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। क्या हुआ जी, ऑक्सीजन आया, आकर इस ग्लूकोज के अंदर ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ऑक्सीडाइज्ड वर्ड ऑक्सीडेशन से आया है, ऑक्सीडेशन गेन ऑफ ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो क्योंकि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इस ऑक्सीजन को गेन कर रहा है तो यहां पर ऑक्सीडेशन होगी। लेकिन एक्चुअल में जब ऑक्सीडेशन होती है उससे पहले ग्लूकोज अपने आप को जब एक मैकेनिज्म में जाना होता है तो दो पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट कर देता है। ठीक है, पहला फेज यहां पे कंप्लीट होता है, सेकंड फेज यहां से स्टार्ट होता है कि पायरोविक एसिड ऑक्सीडाइज्ड होता है तो क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। लेकिन यहां पे जो आपकी बुक में रिएक्शन लिखा हुआ है वो कंप्लीट रिएक्शन एक ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो सिंपल है, यानी फोटोसिंथेसिस के जो रिवर्स प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन का रिएक्शन है। सिंपल, जो ग्लूकोज बना होगा बॉडी में उसके साथ ऑक्सीजन आकर ऑक्सीडाइज होगी और ऑक्सीजन यहां से कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड तोड़ देगी, जिस वजह से कार्बन अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएंगे। और कार्बन क्योंकि 6 है तो जाहिर सी बात है यहां पे 6 कार्बन आ जाएगा। ठीक है जी, हाइड्रोजन 12 है तो हाइड्रोजन को 12 करना है, 12 करने के लिए जाहिर सी बात है हाइड्रोजन डायटोमिक होते हैं, पीछे 6 आ जाएगा, 6 2 12। अब जो ऑक्सीजन है उनको यूटिलाइज करके हमने इसको कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया CO2 और इसको वाटर बना दिया H2O। तो जब ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन हुए या ऑक्सीडेशन हुई तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बन गया जिसमें कार्बन और वाटर बन गया यानी H2O, उसमें हाइड्रोजन। इन दोनों के बॉन्ड्स जो थे वो आपस में टूटे और ये सेपरेट हो गए और टूटने पर इनमें क्या बनी, एक्चुअल में एनर्जी। क्या बनी, एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक्चुअल में आपका 2 फेजेस में मौजूद एरोबिक रेस्पिरेशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो आइए पहले इसे रीड करते हैं जी। पहले हमने एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में कुछ लिखा है, उसे देखते हैं जी। कि जी द मोस्ट कॉमन फ्यूल यूज्ड बाय सेल टू गेट एनर्जी, यानी सेल के अंदर मौजूद जो सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूल है, ठीक है, एनर्जी के लिए सेलुलर रेस्पिरेशन में वो क्या है, ग्लूकोज। तो जी द वे ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, कि जितना ऑक्सीजन अवेलेबल होगा उस लिहाज से डिपेंड करता है कि ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कैसे किया जाएगा। ठीक है जी, तो सेलुलर रेस्पिरेशन अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन,
यानी अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी सेलुलर रेस्पिरेशन तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। वाइल वन दैट अकर्स इन द एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, और अगर ऑक्सीजन की एब्सेंट में होगा तो उसको क्या नाम देंगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। नीचे स्टूडेंट्स आपके पास एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है, इसको आपने खुद रीड करना है। इसको रीड करके आपने सामने पहले इस टॉपिक को सुनिएगा, फिर इसको रीड करें, फिर आपको होपफुली ये समझ आ जाएगा। अब मैं आगे मूव करता हूं पेज नंबर 131 में, जो आपके पास सेकंड टॉपिक है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और उसके आगे एक वर्ड लिखा हुआ है फर्मेंटेशन। ठीक है, तो पहले इस वर्ड फर्मेंटेशन को समझ लेते हैं, फिर मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्मेंटेशन क्या है? देखिए, फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं। क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज, और उनको यूज करके हम अपनी रिक्वायर्ड जो हमें प्रोडक्ट चाहिए होती है वो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट इनसे तैयार करवाते हैं। यानी हम यूं कह सकते हैं कि फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्विसेज देते हैं, खिदमात सर अंजाम देते हैं, जिनको इस्तेमाल करके हम अपने रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ठीक है, और फर्मेंटेशन करने के लिए कुछ मशीन्स होती हैं जो हमारे पास इंडस्ट्रीज में पाई जाती हैं, उन मशीन्स को नाम देते हैं फर्मेंटर। ठीक है, तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है वो कुछ स्पेसिफिक मशीन्स में होता है, और एक मशीन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या है? फर्मेंटर। ठीक है जी, वो एक अलग बात है कि इसकी आगे फर्दर टाइप्स हैं। ठीक है, वो आप जब फ्यूचर स्टडीज में जाएंगे, अपनी जो हायर स्टडीज हैं, वहां पे इस चीज की डिस्कशन हम करेंगे। यानी अब हमें क्या देखना है जी कि हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ने जा रहे हैं, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्चुअल में प्रॉपरली ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। यानी ऑक्सीजन आकर ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस नहीं करेगी, ऑक्सीडाइज नहीं होगी, बल्कि हम उसकी जगह कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके हम अपनी जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स हैं वो तैयार करवा लेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एनारोबिक रेस्पिरेशन का पहला स्टेप सेम है एरोबिक रेस्पिरेशन से। वो क्या था? वो ये था कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा एक, वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट के 2 पायरोबिक एसिड्स बना देगा। ठीक है, ये बात सेम होगी, आगे बात चेंज होगी, तो आइए उसे देखते हैं। ये जैसे आपको बताया 2 फेजेस में है। पहला फेज सेम हो गया, वो क्या था स्टूडेंट्स के ग्लूकोज जो है वो 2 पायरोबिक एसिड्स बना देगा, यानी 2 पायरोबिक एसिड मॉलिक्यूल्स। पहला स्टेप सेम हो गया। अब क्या होगा, जो पायरोबिक एसिड है उससे हम उस पायरोबिक एसिड के अंदर क्या यूज करेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करेंगे। जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? फर्मेंटेशन। अब जो मैं प्रोडक्ट तैयार करूंगा उसके साथ वर्ड फर्मेंटेशन ऐड कर दूंगा, जिसका मतलब ये होगा कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल हुआ। ठीक हो गया जी। जैसे अब हम बनाने जा रहे हैं पायरोबिक एसिड से जो पहली प्रोडक्ट, वो एक्चुअल में क्या होती है? इथाइल अल्कोहल। क्या होती है? इथाइल अल्कोहल। तो एक्चुअल में इथाइल अल्कोहल को उर्दू में हम शराब कहते हैं, और ये इथाइल अल्कोहल का आप देख सकते हैं ऊपर हेडिंग आपको नजर आएगी ए में, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इथाइल अल्कोहल के लिए उन्होंने क्या वर्ड यूज किया? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अल्कोहल तैयार करवा रहे हैं, और उस अल्कोहल को बनाने के लिए हम फर्मेंटेशन यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इथाइल का वर्ड क्यों यूज हुआ है? क्योंकि मोस्टली इथाइल अल्कोहल एक स्पेसिफिक नेम है जो कि अल्कोहल के साथ ज्यादातर यूटिलाइज होता है। ठीक है जी। और दूसरा भी हम देख रहे हैं कि पायरोबिक एसिड से अगर कुछ और बनाना है तो दोबारा आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करेंगे, और इस मर्तबा जो आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करेंगे वो डिफरेंट भी हो सकता है। तो पायरोबिक एसिड से अगर लैक्टिक एसिड बनाना है तो इसके लिए स्टूडेंट्स एक अलग से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल है। ठीक है, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है
कि वो पायरोविक एसिड को स्प्लिट करके क्या बना दे, लैक्टिक एसिड। तो आप बी में देख सकते हैं, हेडिंग आपको नजर आएगी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक हो गया जी। तो आइए स्टूडेंट्स, पहले हम इसको यहां पर रीड करते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी फर्मेंटेशन। जी पेज नंबर 131 पे है। ठीक है जी। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी, ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड विद लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। कि ऑक्सीजन जो है वो नहीं अवेलेबल हो रही, तो इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होगा ग्लूकोज और बहुत कम एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, यानी ज्यादातर एनर्जी स्टोर ही रहेगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे ही नहीं। जब बॉन्ड टूटे ही नहीं तो एनर्जी स्टोरेज फॉर्म में पहले से ही रहेगी। In anaerobic respiration, the first phase is exactly similar to that of aerobic respiration. ठीक हो गया जी। क्या होगा? A molecule of glucose is broken down into two molecule of pyruvic acid. पहली बात सेम हो गई जी। क्या? सिंपल ग्लूकोज होगा, वो दो पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल्स बना देगा। अच्छा जी। नेक्स्ट, बट इन द सेकेंड फेज में क्या होगा जी कि पायरोविक एसिड इज नॉट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, कि पायरोविक एसिड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होगा ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल, क्योंकि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। तो क्या होगा? इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। तो या तो ये इथाइल अल्कोहल में चला जाएगा, इथाइल अल्कोहल बना देगा जिसको हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का नाम दे रहे हैं, या फिर लैक्टिक एसिड बना देगा जिसको हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का नाम दे रहे हैं। तो आगे क्या लिखा है स्टूडेंट्स के, इन दिस वे मेनी ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर लेफ्ट अनब्रोकन, के बहुत से बॉन्ड्स बच जाते हैं जो टूटते नहीं हैं इन दी प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स नहीं बनती प्रॉपरली। एनारोबिक रेस्पिरेशन को आगे फर्दर क्लासिफाइड किया गया है दो टाइप्स में, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। देखिए जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है वो बड़ी सिंपल सी है, इसको हमें बुक पे ही देखना है, हमें सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फोकस करना है क्योंकि एक्चुअल में टॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे है। ठीक है, तो इसको राइट नहीं करते, हम इसको बुक पे देखते हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में देखते हैं कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कहते हैं जी कि इट अकर्स इन बैक्टीरिया, यीस्ट एटसेट्रा। ठीक हो गया जी। इन दिस टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, इस टाइप में क्या होगा जी कि पायरोविक एसिड को ब्रोकन डाउन किया जाएगा, तो ब्रोकन डाउन होने के बाद पायरोविक एसिड जो है वो अल्कोहल बना देगा और कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए अब एक पायरोविक एसिड का फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूं। क्या था एक पायरोविक एसिड का फॉर्मूला? C3H6O3। मुझे कैसे पता चला? तो मैंने ये पीछे पहले आपको बनाकर बताया था। ठीक है, एक पायरोविक एसिड का फॉर्मूला लिख लिया। अच्छा, बल्कि थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं, ये ऊपर वाली चीज को हम रिमूव कर देते हैं, ये हमें समझ आ गई है इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा ले जी, अब हमने पहले ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज से क्या बनाया? दो पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल्स, उन दो में से मैं एक पायरोविक एसिड लेने जा रहा हूं, C3H6O3। ठीक है जी। अब बैक्टीरिया या आपके पास जो दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने लिया यीस्ट, ये ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके आप इससे क्या बना सकते हैं? अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी उसके साथ। तो अल्कोहल का फॉर्मूला याद रखिएगा, हमने जो अल्कोहल का नाम यूज कर रहे थे हम, वो था इथाइल। ठीक है, और याद रखिएगा इथाइल का मतलब होता है जिसमें आपके पास दो कार्बन होने चाहिए। तो इथाइल अल्कोहल से मुराद ऐसी अल्कोहल जिसमें क्या होना जरूरी है? दो कार्बन। ठीक है, तो हम एक कार्बन ऐसे राइट करते हैं, दूसरा कार्बन ऐसे राइट करते हैं। देखिए कार्बन की एक प्रॉपर्टी है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो यहां पे जो फर्स्ट कार्बन है ये क्या करेगा? ये एक बॉन्ड तो इस कार्बन के साथ शेयर कर लेगा, फिर ये कार्बन क्या करेगा? ये कहेगा अच्छा एक बॉन्ड यहां बन गया, तो ये 3 बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए। अब ये कार्बन ने एक बॉन्ड इधर बनाया हुआ है, तो ये क्या करता है? अपने साथ 2 हाइड्रोजन रखता है, जिस वजह से इस कार्बन के 3 बॉन्ड हो जाते हैं, और एक बॉन्ड के आगे शेयर करता है OH के साथ। ठीक है, OH क्या है? याद रखिए OH एक स्पेसिफिक ग्रुप है जो कि अल्कोहल के लिए इस्तेमाल होता है। ये भी हम
सीनियर क्लासेस में जाकर पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, तो एक्चुअल में इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला यही होता है CH3CH2OH। अब काउंटिंग करेंगे तो कुछ जो चीजें मिसिंग है वो अब हमें पूरी करनी है। 2 कार्बन थे, पूरे हो गए, यहाँ पे 3 थे, यानी क्या बचा, 1 कार्बन, तो एडिशनल 1 कार्बन आ गया। हाइड्रोजन कितने थे, 6 थे, तो ये देखिए 3 2 5 और 1 6। ऑक्सीजन 3 थे, ऑक्सीजन कितने यूज हुए, 1, यानी कितने ऑक्सीजन बच गए, 2। तो वो 2 ऑक्सीजन एक्चुअल में इस कार्बन के साथ आ जाएंगे और ये क्या बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने देखा कि कैसे आपके पास इथाइल अल्कोहल की जनरेशन हुई और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बना। बुक में जो इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला स्टूडेंट्स, वो उन्होंने थोड़ा सा उसको कंडेंस किया हुआ फर्दर, उन्होंने बुक में ऐसे लिखा हुआ C2H5OH। आप बुक की फॉर्म में लिखें या इस फॉर्म में लिखें, बात एक ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्या कि मैंने 2 जगह कार्बन डिवाइड करके लिखे हैं, उन्होंने कंबाइन कर दिए। हाइड्रोजन उन्होंने 2 जगह डिवाइड करके लिखे हैं, मैंने कंबाइन कर दिए, क्योंकि एक्चुअल में मैंने आपको बॉन्डिंग नेचर बतानी थी कि कैसे कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है। अच्छा जी, ये तो हो गई स्टूडेंट्स अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और होपफुली ये आपको समझ भी आ गई होगी। अब उन्होंने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन लिखने के बाद नीचे एक रिएक्शन लिखा है, होपफुली आपने वो भी देख लिया है, इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि लैक्टिक एसिड ह्यूमन बॉडीज में भी बनता है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। यानी हम तो पहले कह रहे थे हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं क्योंकि हमारे पास तो ऑक्सीजन अवेलेबल है, लेकिन स्टूडेंट्स हम एनएरोबिक भी हो जाते हैं कभी कभी कुछ ऐसी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने पर जिन बेसिस पर हमारे पास ऑक्सीजन कम हो। जैसे अगर कभी आपने इस चीज पर गौर किया हो कि आप घर से रनिंग करने निकले हैं, भागने के लिए, या स्विमिंग करने निकले हैं। रनिंग की एग्जांपल वगैरह इजी है क्योंकि सब तकरीबन भाग सकती हैं। तो रनिंग करने के लिए आप घर से स्टार्ट करते हैं, भागना शुरू करते हैं, भागते हैं तो भागते हैं, तो क्या हो रहा है, एक्चुअल में आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज स्टोर हो रहा है, ग्लूकोज स्टोर था, वो ग्लूकोज जो है वो रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन जा रही है, वो ग्लूकोज टूट रहा है, एनर्जी बन रही है, वो एनर्जी आपकी लिम्स यूज कर रही हैं और आप भाग रहे हैं। लेकिन भागते भागते होता क्या है कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, यानी आप कम ऑक्सीजन इनसाइड ले जाना शुरू करते हैं। जैसे ऑक्सीजन कम होती है आप थोड़ा सा हांकना शुरू कर देते हैं, क्या आपको सांस कह लीजिए चढ़ना शुरू हो जाता है। सांस चढ़ने की वजह से आपको ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपरली आपके इनसाइड नहीं जा पाता, जिस वजह से आपकी बॉडी में हो ये रहा होता है, पहले ये हो रहा होता है कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज टूटता है, पायरोविक एसिड बनता है, वो पायरोविक एसिड ऑक्सीजन को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा होता है जो आप निकाल रहे होते हैं, वाटर बनता है जो कि स्वेटिंग पसीने में कन्वर्ट होता है, और एनर्जी बनती है, आपको गर्मी लग रही होती है। ये स्टार्टिंग में होता है, लेकिन जैसे ही आप भागना ज्यादा कर देते हैं, आप थकना शुरू हो जाते हैं, तो क्या होता है, वही ग्लूकोज होता है, वो ग्लूकोज पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल्स में टूटता है। लेकिन पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो क्या होता है, होता यह है कि वो पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल एक्चुअल में लैक्टिक एसिड बनाना शुरू कर देते हैं। क्या बनाना शुरू कर देते हैं, लैक्टिक एसिड। और वही लैक्टिक एसिड आपके अंदर जहां जहां स्टोर होता है वहां वहां आपको दर्द होना शुरू हो जाती है। तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन की वजह से आपको दर्द होना शुरू हो जाती है। फिर आपने और किया कि जब आप थक के बैठ जाते हैं, आपको लंग्स में भी दर्द हो रही है, बाकी भी कुछ हिस्सों में हल्की हल्की दर्द फील हो रही है, आप बैठते हैं, आपको बहुत जोर से आप हाँक रहे होते हैं, आप जल्दी से ज्यादा ऑक्सीजन इनसाइड करने की कोशिश करते हैं ताकि जल्द अज जल्द जो है वो लैक्टिक एसिड को ऑक्सीजन, और लैक्टिक एसिड जो बना हुआ है उसको ऑक्सीजन मिले और वो पायरोविक एसिड से जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड बनाए। तो ये स्टूडेंट देखिए एक नेचुरल वे है लैक्टिक एसिड के बनने का। दूसरा, जब आपका मिल्क सॉर हो जाता है, खराब हो जाता है, मिल्क यानी दूध, तो दूध खराब होने की रीजन भी यही होती है कि उसके अंदर लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो जाती है जो बैक्टीरिया के जरिए होती है। तो एक्चुअल में इसमें बैक्टीरिया वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि एक्चुअल में ये वर्किंग करवा रहा है।
और यहां पे बल्कि मैं आपको एक नेम भी लिखवा देता हूं एक एंजाइम का, जो कि लैक्टिक एसिड को स्प्लिट करेगा आगे फर्दर अगर हमने रिएक्शंस करने हो, ठीक है। तो उसका नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ये सिर्फ मैंने बोल दिया, इसको आप सर्च कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ठीक है। तो ये क्योंकि अभी हमारे यूज में नहीं है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए मैं इसको राइट नहीं कर रहा, तो वरना बहुत से बच्चे मिसगाइड हो जाएंगे। नाम मैंने आपको बता दिया, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो आइए इसको देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं जी, कि इट अकर्स इन स्केलेटल मसल्स ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स ड्यूरिंग एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी। सिर्फ इतना सा उन्होंने बताया है और उसको पूरा एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया। और दूसरी बात कि दिस आल्सो हैपेंस इन द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मिल्क। अच्छा जी, इन दिस टाइप ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हर यानी ईच पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड। ठीक हो गया जी, सिंपल पायरोविक एसिड का रिएक्शन बन जाता है लैक्टिक एसिड से पायरोविक एसिड से क्या बन जाता है, खुद ब खुद लैक्टिक एसिड। अच्छा, पीछे एक मैंने लाइन आई थिंक सो बोली, वो मेरा ख्याल है मैंने गलत कह दिया आपको कि बैक्टीरिया करते हैं लैक्टिक एसिड। यहां पे एक्चुअल में था कि दिस आल्सो हैपेंस इन द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मिल्क, कि जो मिल्क में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, ठीक है, उनमें लैक्टिक एसिड असल में जनरेट होता है, जिस वजह से दूध खराब हो जाता है। ठीक है जी, तो ये स्टूडेंट्स आपका यहां तक रेस्पिरेशन का टॉपिक जो है वो इंक्लूड है आपके एएलपी में, लेकिन नीचे जो इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन है इट इज एक्सक्लूडेड, ये आपके एएलपी का सिलेबस नहीं है। तो बहरहाल स्टूडेंट्स आज हम अपना वर्क फॉर डे 6 यहां तक कंप्लीट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 7 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे विच इज टेबल 7.1। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के लिए आपको अपनी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 135 पर आना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब हमने वर्क फॉर डे 6 किया था तो उसमें तो लास्ट में हमने रेस्पिरेशन का टॉपिक कंप्लीट किया था, जिसमें कुछ हमने फर्मेंटेशन के स्टेप्स पढ़े थे। तो अब सर ने बीच में टॉपिक स्किप्स क्यों किए या टॉपिक्स क्यों स्किप किए? तो स्टूडेंट्स, उसकी रीजन इस तरह के जो हमारा अकॉर्डिंग टू एएलपी सिलेबस है, एक्सीलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम, वो हमें इस चीज की इजाजत नहीं देता कि बाकी टॉपिक्स को हम डिस्कस करें। इसीलिए जो कुछ टेबल्स आपकी बुक में रह गए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं अकॉर्डिंग टू आप कह लीजिए अपने प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड, आज हम उन्हीं टेबल्स की डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बताया गया कि पेज नंबर 135 पे आपने आ जाना है टेक्स्ट बुक के, और उस टेबल को आप देखिए, वो टेबल आपको बॉटम पे बना हुआ नजर आएगा। और स्टूडेंट्स, इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि टेबल इटसेल्फ एक क्वेश्चन है, ठीक है, और मैंने सामने हेडिंग मेंशंस की हैं टेबल 7.1, और एक क्वेश्चन बना हुआ जी का डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। यूं कह लीजिए कि अभी तक आपने फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बारे में जो भी पढ़ा प्रीवियस लेक्चर्स में, हमने आज उनकी डिवीजन करनी है, उनकी पॉइंट्स की, कुछ ऐसी बातें जो फोटोसिंथेसिस में हो सकती हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट जो कि फोटोसिंथेसिस का पार्ट हैं, उनको हम फोटोसिंथेसिस में राइट करेंगे, और जो रेस्पिरेशन का पार्ट है उसको हम रेस्पिरेशन में इंक्लूड करेंगे। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, टेबल 7.1 में जैसे ही आप आते हैं, आपको आप देखिए लेफ्ट साइड पे एक इंपॉर्टेंट टर्म लिखी हुई नजर आएगी कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है, यानी खसूसियात, जिसको आप प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके साथ फिर आपको हेडिंग फोटोसिंथेसिस की नजर आएगी,
और फोटोसिंथेसिस के साथ ही आपको रेस्पिरेशन की हेडिंग नजर आ रही होगी। तो आइए बुक से इन पॉइंट्स को स्टार्ट करेंगे और जो जो टर्म्स समझने वाली हैं वो मैं आपको सामने एक्सप्लेन कर दूंगा, इलेबोरेट कर दूंगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स में पहली टर्म जो हमारे सामने हमें नजर आ रही है, इट इज मेटाबॉलिज्म। देखिए, मेटाबॉलिज्म के बारे में अगर थोड़ी सी बात की जाए तो ये बड़ी नॉन टर्म है आपके लिए, आप इसे बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। जो वर्ड आपके पास मेटाबॉलिज्म है, इस वर्ड के बारे में हमने चैप्टर 6 हमारे पास जो अवेलेबल है एंजाइम्स, उसमें हमने मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा था, ठीक है। मेटाबॉलिज्म एक स्पेसिफिक वर्ड है जिसके बारे में डिटेल में अगर आप जाकर देखेंगे चैप्टर 6 में, तो राइट साइड पे ब्लू कलर का पैराग्राफ है जिसमें एक मुस्लिम साइंटिस्ट का नाम है इब्न नफीस। इब्न नफीस वो मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेटाबॉलिज्म की टर्म को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया और इसको वर्ड प्रोवाइड किया चेंज। यानी मेटाबॉलिज्म का मीनिंग क्या होता है? चेंज होना, तब्दील होना। और इसी बेस पे हमने देखा कि मेटाबॉलिज्म को फर्दर इसकी टाइप्स में जब डिवाइड किया जाता है तो ये दो तरह की है। फर्स्ट इज एनाबॉलिज्म, ठीक है, और सेकंड इज कैटाबॉलिज्म, ठीक है। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वो ऑर्गेनिजम्स जो एनाबॉलिज्म का प्रोसेस करते हैं उनको हम एनाबॉलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एनाबॉलिक। इसी तरह कैटाबॉलिज्म करने वाले क्या कहलाएंगे? कैटाबॉलिक। लेकिन यहां पे सवाल यह है कि ये वर्ड एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म ये हैं क्या? तो स्टूडेंट्स, एनाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि सिंथेसिस, ठीक है। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या है? सिंथेसिस, या फिर हम इसे कह सकते हैं फॉर्मेशन। जबकि कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? ब्रेक डाउन, यानी टूटना। यानी अगर मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस होती है या फॉर्मेशन होती है तो वो एनाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू होगी और इसको हम क्या नाम देते हैं? एनाबॉलिज्म। अब आप देखिए, जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो एक्चुअल में वो एनाबॉलिक रिएक्शंस करते हैं, यानी एनाबॉलिज्म को फॉलो करते हैं और मॉलिक्यूल्स की प्रेपरेशन करते हैं, यानी सिंथेसिस होती है। हमने देखा कि ग्लूकोज क्या होता है? प्रिपेयर होता है। जबकि कैटाबॉलिज्म क्या होता है स्टूडेंट्स? कैटाबॉलिज्म में हमारे पास फूड पड़ा होता है और उसी फूड के ऊपर रिएक्शंस होती हैं, वो फूड टूटता है, स्प्लिट होता है और उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। तो एक्चुअल में जो फोटोसिंथेसिस है वो एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, यानी एनाबॉलिज्म को फॉलो करेगा। जबकि जो रेस्पिरेशन है वो कैटाबॉलिक रिएक्शंस को, यानी कैटाबॉलिज्म को फॉलो करेगा। अब आप बुक पे देख सकती हैं कि पहली हेडिंग में मेटाबॉलिज्म के राइट साइड पे आपको फोटोसिंथेसिस में एनाबॉलिज्म और रेस्पिरेशन में कैटाबॉलिज्म लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। इट इज क्वाइट सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जी। एनर्जी इन्वेस्टमेंट हैश डाल के उन्होंने लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन, कि या तो इन्वेस्टमेंट या प्रोडक्शन, दोनों बातें हैं। तो पहले बात फोटोसिंथेसिस के कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट ऑफ लाइट एनर्जी, यानी आप देख रहे हैं ना, फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी आती थी, क्लोरोफिल में कैप्चर होती थी, ऐसे ही पढ़ा था ना हमने। तो इसलिए यहां पे लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी की इन्वेस्टमेंट होती है ताकि क्या कर सके? टू स्टोर इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी, ताकि बॉन्ड्स बन सके। तो क्या होता था स्टूडेंट्स, जब हमने पढ़ा कि फोटो सिंथेसिस जब भी होती थी तो फोटोसिंथेसिस होते वक्त क्या होता था? कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती थी, वो बनते थे। ऐसा ही है, यानी उनमें क्या होता था? उनमें एक्चुअल में एनर्जी स्टोर होती थी। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से मुराद आप एक्चुअल में क्या लेते हैं जी? ग्लूकोज C6H12O6। इसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन को एक्चुअल में
इनकी बात डिस्कस करते हैं। तो यही लिखा कि इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और स्पेसिफिकली कार्बन एंड हाइड्रोजन, इनमें एनर्जी स्टोर होती है, और एनर्जी स्टोर होने के लिए एक्चुअल में इनमें क्या बनते हैं? बॉन्ड। कौन से बॉन्ड बनते हैं स्टूडेंट्स? केमिकल बॉन्ड। ठीक हो गया जी। अब देखते हैं जी रेस्पिरेशन में क्या होता है जी, कि बॉन्ड एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ एटीपी। रेस्पिरेशन में हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जब फूड स्टोर होता है बॉडी में, ऑक्सीजन आती है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, ऑक्सीडाइज करती है, फूड को तोड़ती है। तो एक्चुअली में यही जो फूड स्टोर हुआ होता है ये स्प्लिट होता है, टूटता है, और एनर्जी रिलीज होती है। और वो किस फॉर्म में रिलीज हो रही है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और इसी से फिर लाइफ की एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है जी। नेक्स्ट पॉइंट इज क्वाइट सिंपल। ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ, कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो एलिजिबल हैं कि कौन फोटोसिंथेसिस करेंगे और कौन रेस्पिरेशन करेंगे। इसको आप बुक पे देखिए। सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया हैं। ऑल एल्जी, तमाम के तमाम एल्जी, जो कि एक प्रोटिस्ट है, ठीक है, उनकी एग्जाम्पल में आते हैं। जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं उनकी एग्जाम्पल में एल्जी आते हैं। एंड ऑल प्लांट्स, और जितने भी प्लांट्स हैं ये क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस। और रेस्पिरेशन के बारे में क्या लिखा है जी? ऑल ऑर्गेनिजम्स, के सारे ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करते हैं, क्योंकि सारे ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? लिविंग होते हैं जी। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको आप बेशक सर्कल कर लीजिए क्योंकि ये हमें आगे काम आने वाला है। साइट ऑफ ऑक्यूरेंस, कि ये कहां पे अक्कर होते हैं। अब देखिए फोटोसिंथेसिस कहां पे अक्कर होती है? एक ही वर्ड लिखा हुआ है, क्लोरोप्लास्ट्स। क्या वर्ड है? क्लोरोप्लास्ट्स। हमने पढ़ा था कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वहां पे एक्चुअल में थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में, जहां पे ग्रेना स्टिक्स पड़ी होती हैं, पूरा स्टैक होता है, उसमें लाइट रिएक्शंस होते हैं। और फिर उसी के बाद आप क्या कहते थे जी, कि जो स्ट्रोमा है, क्या चीज? स्ट्रोमा, वहां पे डार्क रिएक्शन होते हैं, और लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन कंप्लीट होने पर ही हम ये कहते हैं जी कि ये मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस का। जबकि अगर आप देखिए रेस्पिरेशन के बारे में, तो आधी बात आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताई थी कि रेस्पिरेशन कहां पे होती है जी। पहले देखिए क्या लिखा हुआ है? इन साइटोप्लाज्म। कहां पर? साइटोप्लाज्म। आपको याद होगा हमने बात जब की थी, तो हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में, आप कह सकते हैं वर्क फॉर डे 6 में, यह डिस्कशन की थी कि जो साइटोप्लाज्म होता है, क्या चीज? साइटोप्लाज्म, उसमें ग्लूकोज आता है, और वहां पर ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, टूटता है, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना। तो रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होती है। और एक और साथ ऑर्गेनेल ऐड है विच इज माइटोकॉन्ड्रिया। क्या वर्ड है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक बात मैं राइट करूंगा, काइंडली आप इसे कॉपी कर लीजिए अपने पास, कि व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया। वैसे तो आपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी दो बातें इसके बारे में याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, इट इज अ सेल ऑर्गेनेल, ये सेल की ऑर्गेनेल है, जबकि साइटोप्लाज्म इज नॉट इंक्लूड अ सेल ऑर्गेनेल, वो सेल ऑर्गेनेल नहीं है, ठीक है। तो पहली बात, माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल की ऑर्गेनेल है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया इज कंसीडर्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, कि सेल का जो पावर हाउस है, यानी जिसने पावर प्रोवाइड करनी होती है सेल की, उसको क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए ये रेस्पिरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ द टेबल 7.1 इज टाइम ऑफ ऑक्यूरेंस, के किस वक्त होगी। देखिए फोटोसिंथेसिस के वर्ड से हमने स्टार्टिंग में बात कर ली थी कि फोटोसिंथेसिस तब होती है जब लाइट होगी, तो इसलिए सिंपल मेंशन किया गया है कि इन डे टाइम ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, कि फोटोसिंथेसिस तब होगी जब लाइट अवेलेबल होगी।
एंड वी नो वेरी वेल अबाउट दैट कि सनलाइट जो है डे टाइम अवेलेबल होती है, रात के वक्त नहीं होती। लेकिन आप राइट साइड पे रेस्पिरेशन के बारे में देखिए तो लिखा हुआ है ऑल टाइम। ऑल द टाइम का मतलब कि हर वक्त होती रहती है, क्योंकि जिंदा रहना है तो रेस्पिरेशन करना जरूरी है। तो ये कुछ आप कह लीजिए 7.1 आपके पास टेबल था, एक छोटा सा टेबल था लेकिन इंपॉर्टेंट इसके अंदर इंफॉर्मेशन थी, कुछ टर्म्स थी जो आपने पहले पढ़ी हुई थी, उन्हीं टर्म्स के अंदर इंप्लीमेंटेशंस थी, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी जो मैंने आपके सामने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट टेबल की तरफ, जिसके लिए आपको एक पेज आगे फोल्ड करना पड़ेगा, पेज नंबर 136। लीजिए स्टूडेंट्स 136 पे आपके पास जो टेबल अवेलेबल है इट इज टेबल 7.2 एंड इसमें भी एक क्वेश्चन बना हुआ है इसी तरह, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, कि इसमें हमने एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करनी है। देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन क्या थी, हमने इसको बड़ी ही कह लीजिए एक्सप्लेनेशन के साथ वर्क फॉर डे 6 में पढ़ा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसी टाइप है रेस्पिरेशन की जिसमें सेल के अंदर ऑक्सीजन आएगी और कंप्लीटली ऑक्सीडाइजिंग या आप यूं कह लीजिए कि कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन होंगे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर स्टूडेंट्स ऑक्सीजन अवेलेबल होगी इन रिएक्शंस के लिए तो इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे, अगर नहीं अवेलेबल तो इसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। फिर हमने उसको फेजेस में जाके देखा, फेजेस में हमने देखा पायरोबिक एसिड बना और कैसे एक सीक्वेंस के साथ हमने वो सारा टॉपिक डिस्कस किया था। इसी तरह इसी कह लीजिए कि एरोबिक और एनएरोबिक के टॉपिक से कुछ स्पेसिफिक की पॉइंट्स को निकाल कर यह टेबल बनाया गया है और इस टेबल की अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात इधर ऐड करके एक्सप्लेन करना चाहूंगा, बताना नहीं चाहूंगा बल्कि उसको वाज़ेह करूंगा प्रॉपरली, कि इसमें 1 से 2 पॉइंट ऐसी हैं जो कि हमारे एएलपी के सिलेबस में नहीं थे, इसलिए हमने उनको अच्छी तरह पढ़ा नहीं हुआ। तो बहरहाल हम उनके नेम्स को देखेंगे और उनके जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हुए हैं, तकरीबन कह लीजिए जो मेन टर्म्स पढ़ी हैं, हम उनको देखेंगे और उस हिसाब से इन पॉइंट्स को याद करेंगे। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 136 पे टेबल 7.2 आपके सामने अवेलेबल है। लेफ्ट साइड पे हेडिंग है प्रॉपर्टीज की, उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन और उसके बाद एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो पहली बात तो बहुत सिंपल है, इट इज क्वाइट सिंपल, कि हमने पहले बताना है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन मौजूद कहां होती है। सिंपल, आप यस लिखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन में और नो लिखेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एरोबिक होंगे वो ऑक्सीजन अपने पास रखेंगे तब ही वो एरोबिक कहलाएंगे, लेकिन जो एनएरोबिक हैं उनके पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती। जी स्टूडेंट्स, अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे जो कि हमारे एएलपी में सिलेबस नहीं था, उससे रेलिवेंट है, लेकिन उसके जो मेन टर्म है वो हमने पढ़ी है एज अ टॉपिक। लेकिन जी हेडिंग देखते हैं जी स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एटीपी एज नेट प्रॉफिट, कि टोटल नंबर ऑफ एटीपी कितने बनेंगे जब हम एरोबिक की बात करेंगे और जब हम एनएरोबिक की बात करेंगे। तो जी हम देख सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 लिखा हुआ है, जबकि एनएरोबिक में 2 लिखा हुआ है। अब ये क्या बात है, ये क्या एक्सप्लेनेशन हो सकती है इसकी, तो मैं आपको बताता चलूं कि जब हमने स्टूडेंट्स एरोबिक रेस्पिरेशन की बात की थी, किसकी बात की थी, एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो हमने कहा था जितने भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं आपके फूड स्टफ के, वो सारे के सारे क्या होंगे, स्प्लिट होंगे, टूटेंगे। और तोड़ने के लिए किस चीज का होना जरूरी है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है, अवेलेबल है, तब ही वो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तो ये कितने टूटेंगे स्टूडेंट्स, ये आप कहेंगे कि ये कंप्लीटली
मुकम्मल तौर पे टूटेंगे या मैक्सिमम टूटेंगे, और मैक्सिमम टूटने पर क्या रिलीज होगी एक्चुअल में? एनर्जी। अब जो एनर्जी रिलीज होनी है इनके टूटने में, वो टूटने पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस फॉर्म में होती है? एटीपी। ठीक हो गया जी। अब एटीपी के बारे में हमने क्या पढ़ा हुआ जी? पहली बात, इसका पूरा नाम हमने पढ़ा था एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, कि जब एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है तो उसका नाम हम इस तरह राइट करते हैं। तो अब आपने याद क्या रखना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जब भी एटीपी बनेंगे, टोटल एक टूटने पर यानी एक मॉलिक्यूल के टूटने पर प्रॉपरली जो हमारे पास काउंटिंग में आ रही है अमाउंट, वो कितनी अमाउंट होती है स्टूडेंट्स? 36। कितनी? 36। आइए इसको मैं आपको एक डायग्राम में दिखाता हूं। वो हमारे सिलेबस में इंक्लूड तो नहीं है, लेकिन हमें वो डायग्राम देख लेनी चाहिए जी। स्टूडेंट्स पेज नंबर 133 पर आ जाइए बुक के। होपफुली आप आ गए होंगे। इस पेज पे आपको एक चार्ट ऑफ रेस्पिरेशन बना हुआ नजर आ रहा होगा। बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा आपको। आपने सिर्फ उसके बॉटम पे टोटल नेट यील्ड देखनी है एटीपी की, और वो आपको नजर आ रही होगी 36। क्या नजर आ रही होगी? 36। ठीक हो गया जी। अब आप अगर इसमें एक नजर और देखें तो मोस्ट लेफ्ट साइड पे आपको 2 एटीपी लिखे हुए नजर आ रहे होंगे। तो ये 2 एटीपी वो ही हैं जो कि एक्चुअल में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में बने। क्यों 2 क्यों बने वो भी हमें अब समझ आ गया, क्योंकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन हाइड्रोजन के जो बॉन्ड्स हैं, जितने भी वो बॉन्ड्स जो होते हैं वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होते, यानी उनमें कंप्लीटली ऑक्सीजन तो अवेलेबल होती ही नहीं है, तो उनमें बहुत कम एनर्जी बनती है जितनी उनकी बॉडी को सरवाइव करवा सके। एंड इट इज ओनली 2 एटीपी। हाउ मच? ओनली 2 एटीपी। ठीक हो गया जी। तो स्टूडेंट्स अब हम वापस आ जाते हैं टेबल 7.2 पे और नेक्स्ट हेडिंग की तरफ मूव करते हैं। थर्ड हेडिंग है हमारे पास स्टूडेंट्स फाइनल प्रोडक्ट्स, के हमारे पास जब रिएक्शन परफॉर्म होगा तो उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट्स क्या बनेंगी। तो आप देख सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में फाइनल प्रोडक्ट में हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और दूसरा क्या बनता है? वाटर। ये आप एरोबिक रेस्पिरेशन को जहां आपने टाइप्स में उनको पढ़ा था वहां पे जाकर रिएक्शन को भी देख सकते हैं। और इसी तरह एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास क्या बनता है? एक लैक्टिक एसिड, या हम क्या बना लेते हैं? एथानॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये एथानॉल क्या आ गया जी? ये क्या वर्ड आ गया? अगर आपको याद हो तो हमने इथाइल अल्कोहल तैयार करवाई थी, इथाइल अल्कोहल, और इथाइल अल्कोहल हमने जिस टॉपिक में तैयार करवाई थी वो थी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो स्टूडेंट्स जब हमने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का टॉपिक पढ़ा था और वहां पे हमने एक स्पेसिफिक वे से इथाइल अल्कोहल बनाई थी और मैंने आपको उसका मोलेकुलर फॉर्मूला भी जनरेट करके बताया था, तो याद रखिए इथाइल अल्कोहल को या तो आप वर्ड इथाइल अल्कोहल पढ़ते हैं या आप इसकी जगह इसको एथानॉल भी पढ़ सकते हैं। एथानॉल एक हिसाब से आप कह लीजिए केमिकल नेम है इथाइल अल्कोहल का। ठीक है जी। तो ये सेम ही, आप दोनों में से किसी एक को भी याद रख सकते हैं। लें जी नेक्स्ट पॉइंट है साइट ऑफ ऑक्यूरेंस। ये पॉइंट भी कह लीजिए सेकंड पॉइंट है जो आपके अकॉर्डिंग टू एएलपी नहीं है, सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन हम इसको किसी ना किसी तरह समझेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब हम देखने जा रहे हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहां पे होती है। देखिए सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होती है साइटोप्लाज्म में, इतना हमें पता है। ठीक है। इसके बाद जो पॉइंट्स हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं थे, लेकिन मैं वो आपको एक डायग्राम एक स्केच में दिखा देता हूं। इसको आपने याद करना है क्या कि ग्लाइकोलिसिस अकर होती है साइटोप्लाज्म में। इसके अलावा एक क्रेब्स साइकिल वर्ड लिखा हुआ है और एक क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये कहां पे होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। कहां पे अकर होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने क्या कहा था? इट इज कंसीडर्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है जी।
तो इसको देखने के लिए दोबारा आपको उसी चार्ट पर आना पड़ेगा, पेज नंबर 133 पे, और उस 133 पे आपको दो ब्लॉक्स बने हुए नजर आ रहे होंगे लेफ्ट साइड पे, बुक में भी आपको नजर आ रहा हो, ये दो ब्लॉक्स बने हुए हैं, ठीक है। इनको अगर आप देखें तो फर्स्ट में आपको ग्लाइकोलाइसिस लिखा हुआ नजर आएगा, गौर करिए, नीचे उसके आपको लिखा हुआ नजर आएगा क्रेब्स साइकिल, और अब आप राइट साइड पे आ जाइए तो राइट साइड पे आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लिखा हुआ नजर आएगा। तो ये एक स्पेसिफिक कह लीजिए एक प्रोसेस है जिसको पढ़ के हम ये कह सकते हैं कि जी अच्छा एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसे होती है, ठीक है जी। अब वापस आ जाइए स्टूडेंट्स उसी टेबल पे, पेज नंबर 136। अब अगर आप एनाएरोबिक के बारे में पढ़ें तो वो सिंपल है, इन साइटोप्लाज्म कि सिर्फ वो साइटोप्लाज्म में अकर होगी। लें जी लास्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस, कि क्या इंपॉर्टेंस है, हम क्यों एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। तो एरोबिक के रेस्पिरेशन की जो इंपॉर्टेंस है वो उन्होंने 2 लाइंस में एक्सप्लेन की, जो क्या है, सिंपल, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मोस्ट ऑर्गेनिज्म, कि ये एक मेजर सोर्स है एनर्जी का ज्यादातर जानदारों के लिए। क्यों? क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी की फॉर्मेशन होनी है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और उसी एनर्जी से तमाम ऑर्गेनिजम्स को फायदा ये होता है कि वो अपनी लाइफ की जो एक्टिविटीज हैं उसको परफॉर्म कर सकते हैं। जबकि अगर हम एनाएरोबिक की तरफ मूव करें तो उसके सोर्स, उसके जो आप कह लीजिए इंपॉर्टेंस है वो आई थिंक सो ज्यादा लिखी हुई है। आइए देखते हैं उसमें क्या क्या बताया गया है जी। पहला पॉइंट तो सिंपल है कि सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनाएरोबिक ऑर्गेनिज्म, कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये बिगर सोर्स हैं उनके लिए जो एनाएरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं। दूसरी बात, सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एरोबिक ऑर्गेनिजम्स इन शॉर्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ये वही पॉइंट है स्टूडेंट्स जो मैंने आपको वर्क फॉर डे 6 में एक्सप्लेन किया था। एक एग्जांपल दी थी कि एक अगर एक स्टूडेंट है या कोई भी इंसान है, अगर वो भागना शुरू करता है, उसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, ऑक्सीजन कम होने की वजह से उसकी बॉडी में पायरोविक एसिड जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, याद होगा आपको, ठीक है, वो एग्जांपल मैंने आपको दी थी। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एरोबिक हैं, लेकिन वो एरोबिक होने के बावजूद अगर उनमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, जैसे हम भाग रहे होते हैं, रनिंग करते हैं, तो रनिंग करने से हमारे अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, तो हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड जनरेट होना शुरू हो जाता है। तो ये वो की पॉइंट उन्होंने बताया कि सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एरोबिक ऑर्गेनिज्म इन शॉर्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, कि अगर शॉर्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगी तब इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो एरोबिक ऑर्गेनिज्म में भी है। और थर्ड पॉइंट क्वाइट सिंपल है, पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं जी, कि सोर्स ऑफ मैनी प्रोडक्ट्स, इससे हम बहुत सी अशिया बनवा सकते हैं, बहुत सी चीजें बनवा सकते हैं। लाइक एक हमने सामने लिखी एथेनॉल, दूसरी उन्होंने चीज लिखी हुई है, इसके अलावा योगर्ट आप इससे बना सकते हैं, दही, ठीक है। आज जो आप देखते हैं इंडस्ट्री से हमें कह लीजिए जो ग्रोसरी शॉप में हम जाते हैं या किसी अच्छी शॉप से जाते हैं लेने के लिए, तो दही जो पैकेटेड फॉर्म में होता है वो एक्चुअल में इसी प्रोसेस के थ्रू तैयार करवाया जाता है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट्स कह लीजिए हमारे दो टेबल्स थे, टेबल 7.1 एंड टेबल 7.2। अब आई थिंक सो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं एज अ लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चंस, तो काइंडली इनको आप अच्छी तरह रीड करिए। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा वर्क फॉर डे 7 कंप्लीट होता है, और साथ ही साथ 7 चैप्टर बायो एनर्जेटिक्स भी कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।